गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैं चैप्टर नंबर 10 जलवायु के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर आपको समझाते हुए मैं इसके बारे में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक कारक के लिए एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या करें। बेटा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को जानने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जलवायु है क्या। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगी जलवायु क्या है। किसी भी बड़े स्थान में लंबे समय के मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं। जैसे कि किसी बहुत बड़े स्थान में 30 साल से ज़्यादा अगर ठंडा मौसम है तो वहाँ की जलवायु ठंडी होगी, और अगर गर्म मौसम है तो वहाँ की जलवायु गर्म होगी। अब मैं आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट कारक है स्थान। जो स्थान भूमध्य रेखा के करीब है वहाँ तापमान अधिक रहता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की जलवायु हरियाणा से अधिक गर्म है। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें पूरी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अक्षांश रेखाओं से हमें किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु के बारे में पता चलता है। मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं या नीचे की ओर जाते हैं ध्रुवों के साइड, तो ठंड होने लगती है, मौसम ठंडा होता है, वहाँ का तापमान कम होने लगता है। तो स्थान से यही अभिप्राय है कि जो स्थान भूमध्य रेखा के करीब है वहाँ तापमान अधिक रहता है, और जो स्थान भूमध्य रेखा से दूर है वहाँ तापमान कम होता है। अब उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की जलवायु हरियाणा से अधिक गर्म है। दूसरा पॉइंट है समुद्र से दूरी। समुद्र के पास का क्षेत्र ना तो गर्मियों में ज़्यादा गर्म और ना ही सर्दियों में ज़्यादा बहुत अधिक ठंडी होती है। समुद्र के पास का जो क्षेत्र है वहाँ का मौसम एक समान होता है, वहाँ ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन वहाँ का मौसम थोड़ा चिपचिपा सा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई। बेटा आपको पता होगा कि समुद्र तल को हम किसी भी स्थान की ऊंचाई को मापने के लिए समुद्र तल से वहाँ की ऊंचाई मापते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ठंड ज़्यादा होती है। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए, गर्मियों के मौसम में हर किसी को पहाड़ों पे जाना पसंद है। क्यों? क्योंकि वहाँ का मौसम अच्छा होता है। जो हम गर्मी से यहाँ परेशान हैं, पहाड़ों पर जाके हमें राहत मिलती है। तो यही है समुद्र तल से ऊंचाई। इसका तात्पर्य है औसत समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई पर तापमान घटता जाता है। उदाहरण के लिए पहाड़ों पर स्थित शहर ठंडे होते हैं, जहाँ पे आप भी जाना पसंद करती होंगी गर्मियों के मौसम में। फोर्थ पॉइंट है पर्वत श्रेणियाँ। पर्वत श्रेणियों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। पर्वतों से बारिश होती है। बारिश का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो पेड़ पौधे भी हैं और पर्वत भी है। अब देखो पर्वत श्रेणियाँ में क्या है, पॉइंट है पर्वत श्रेणियाँ। फोर्थ पॉइंट, हिमालय पर्वत हमारे देश को मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं से बचाता है। इसी प्रकार पर्वतों के कारण वर्षा भी ज़्यादा होती है। मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर ध्रुव की तरफ से जो हवा आती है वो बहुत ठंडी होती है, और अगर वो हवा हिमालय पर्वत नहीं होती और वो हवा हमारे देश में आती तो हमारे देश का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। तो जो हिमालय पर्वत है इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और ये मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है, हमारे देश के हम लोगों को उन हवाओं से बचाती है। इस प्रकार और फिर पर्वतों के कारण वर्षा भी होती है। फिफ्थ पॉइंट है धरातलीय पवनों की दिशा। धरातलीय पवनों की दिशा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कहीं के भी तापमान को, स्थिति को, मौसम को, जलवायु को। पवन प्रणाली भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र की तरफ से आने वाले पवनों से मानसून का आगमन होता है। समुद्र में सर्दियों में भूमि से समुद्र की ओर जाने वाली पवनें ठंडी और शुष्क होती है। बेटा जो पवनें समुद्र से स्थल की ओर आती है उस पवनों के कारण मानसून का आगमन होता है, यानी कि बारिश की शुरुआत होती है। और वही पवनें जब स्थल से समुद्र की ओर बहने लगती है तो फिर मानसून, उसे हम बोलते हैं मानसून का वापस जाना। मतलब तब बारिश का अंत हो जाता है, फिर बारिश नहीं होती और सर्दियों का मौसम आ जाता है। ये थे जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक। ये आंसर आप लिख लो, नोट डाउन कर लो
और आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो मैसेज करके आप मुझसे इसके बारे में फिर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु और मौसम के बीच अंतर बताइए। अभी मैं आपको बता चुकी थी कि हमें सबसे पहले जब ये हम जलवायु चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो हमें जलवायु के बारे में पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो जलवायु और मौसम के बीच अंतर क्या है? जलवायु क्या है? एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक लंबे समय के लिए मौसम की दशाओं और विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। लंबे समय यानी कि अगर 30 साल से ज़्यादा किसी स्थान की मौसम की दशा अगर ठंडी हो तो वहाँ की जलवायु ठंडी होगी, अगर गर्म हो तो वहाँ की जलवायु गर्म होगी। वहीं मौसम क्या है? किसी एक समय पर वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। यानी कि किसी भी मौसम में क्या होता है कि दिन प्रतिदिन, घंटे, मिनट में तापमान घटता बढ़ता रहता है, उसी को हम मौसम कहते हैं। अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर के बाद धूप निकल आएगी तो मौसम गर्म हो जाएगा। बारिश हो रही है तो मौसम अच्छा है, सुहाना मौसम है, तो इसे हम मौसम कहते हैं। कि जो दिन प्रतिदिन, मिनट, घंटों में बदल रहा हो उसे क्या कहते हैं? मौसम। क्वेश्चन नंबर 3 है, पवनें और उनकी दिशा जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? उदाहरण देकर व्याख्या करें। पवनें और उसकी दिशा जलवायु को प्रभावित करने के लिए बहुत बड़ा कारक है। पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और इसके विपरीत मानसून के रूप में जाना जाता है। इन हवाओं की उत्पत्ति गर्म समुद्र के ऊपर होती है, इसलिए इसमें बहुत अधिक नमी होती है। ये पवनें पूरे भारत में व्यापक वर्षा कराती है। अभी मैंने आपको बताया था बेटा पहले भी कि जो समुद्र की ओर से हवा आती है मई या जून में, उस हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, जो हवा भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा कराती है। और वही हवा फिर अक्टूबर नवंबर के समय वापस बहने शुरू हो जाती है, जिस कारण बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और सर्दियों का मौसम शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून की परिभाषा लिखिए। व्यापारिक पवनों की विपरीत दिशा में चलने के मुख्य कारणों को पहचानिए। मॉनसून की परिभाषा है, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। वर्ष के दौरान पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन मॉनसून कहलाता है। मध्य जून तक हवा की सामान्य दिशा हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जाती है। यह दिशा भारत में सर्दियों के दौरान प्रचलित व्यापारिक पवनों के बिल्कुल विपरीत है। बेटा मॉनसून की परिभाषा क्या है कि मॉनसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। वर्ष के दौरान पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन को ही हम मॉनसून कहते हैं। यानी कि हर वर्ष जो पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होते रहता है उसे हम मॉनसून कहते हैं। और यही कारण है कि भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा गया है। और नेक्स्ट उसमें क्या था क्वेश्चन में आपका कि व्यापारिक पवनों के विपरीत दिशा में चलने के मुख्य कारण को पहचान कि व्यापारिक पवनें विपरीत दिशा में क्यों चलने लगती है। तो मध्य जून तक हवा की सामान्य दिशा हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जाती है। यह दिशा भारत में सर्दियों के दौरान प्रचलित व्यापारिक पवनों से बिल्कुल विपरीत है। बेटा व्यापारिक पवन कहते किसे हैं? पुराने ज़माने में जो व्यापार होता था वो समुद्र के ज़रिए होता था। समुद्र से ही लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जाते थे, यानी कि भारत से दूसरे देशों में व्यापार करने जाते थे। और जो समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ हैं, उसमें पहले के ज़माने में बहुत ही भारी भरकम और मजबूत और आधुनिक मशीन नहीं लगे हुए होते थे, वो ज़्यादातर पवन की दिशा के साथ चलते थे। तो जो सर्दियों के मौसम में पवन चलती है वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, जिस कारण हमारे देश से दूसरे देश में व्यापार करना आसान होता था। पश्चिमी देशों में जाना बहुत ही आसान हो जाता था और उसी पवन को हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। यानी कि उस पवनों के जरिए व्यापार करना, उस पवनों के कारण व्यापार करना आसान होता था। लेकिन क्या है, मध्य जून तक हवा की सामान्य दिशा हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जाती है, मतलब हिंद महासागर से भारत की ओर आती है। तो इस कारण ये क्या है, व्यापारिक पवनें बिल्कुल विपरीत दिशा में बहनी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शीत ऋतु की कोई 4 विशेषताएं बताइए। शीत ऋतु के बारे में सभी को पता है और शीत ऋतु में हमें अच्छा भी लगता है। ठंडे के मौसम में गर्मियों से राहत मिलती है। अब देखो शीत ऋतु की विशेषताएं। शीत ऋतु में उत्तर भारत का तापमान
12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा होती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, समुद्र के किनारे का जो समुद्र के पास का जो क्षेत्र है वहाँ ना ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा होती है, तो यहाँ का तापमान कितना है, 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी तापमान इससे भी कम चला जाता है। पॉइंट नंबर 2 है, इस समय हिमालय के उच्च ढलानों पर हिमपात होता है, यानी कि बर्फबारी होती है हिमालय के पर्वतों पर। पॉइंट नंबर 3 क्या है, इस समय उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें चलती हैं। यानी कि अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सर्दियों के मौसम में व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें इस समय चलती हैं। पॉइंट नंबर 4 है, इस समय तमिलनाडु पर इन हवाओं के कारण वर्षा होती है। बेटा ये तो शीत ऋतु की विशेषता में भी है, और आपको ये भी याद रखना है कि जब मॉनसून की वापसी होती है तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीष्म ऋतु के मौसम की किन्हीं 4 विशेषताओं की सूची बनाना है। अब हमें पढ़ना है गर्मियों के बारे में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु का समय क्या है, मार्च से मई तक की अवधि को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज़्यादा होता है, कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गर्मी से, और घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं होता है। चलो अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं। तो ग्रीष्म ऋतु की फर्स्ट विशेषता, मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होता है, मतलब गर्मी का मौसम होता है। अभी आप सोचोगे कि जून जुलाई अगस्त में भी तो गर्मी होती है, लेकिन बेटा उसे ग्रीष्म ऋतु नहीं, उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। जून से मानसून का आगमन हो जाता है तो उसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में एक स्थानीय पवन चलती है जिसे लू कहते हैं। लू के बारे में आप सभी को पता है कि लू से बचने के लिए कहा जाता है। लू के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती है जिसे आप खा के घर से निकलो तो आपको लू नहीं लगेगी। कवर करके रखो, आप अपने कान को, नाक को, सबको कवर करके रखना चाहिए ताकि हमें लू ना लगे। धूप में ना निकलें, जब लू चलती है तो उसमें ना निकलें। ये बेटा एक स्थानीय पवन है जो उत्तर भारत में ही चलती है, और ये बहुत ही गर्म हवा होती है जिसके लू लगने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पॉइंट 3 है, इस समय भारत के पश्चिमी भागों पर प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में उच्च तापमान रहता है। भारत के पश्चिमी भाग, यानी कि कहाँ है भारत के पश्चिमी भाग, गुजरात और राजस्थान का एरिया यहाँ पे, और मध्य प्रदेश का एरिया, यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है राजस्थान में गर्मी वैसे ही ज़्यादा पड़ती है क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, तो जहाँ बारिश कम होगी वहाँ तो गर्मी ज़्यादा होगी, और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। पॉइंट नंबर 4 है, इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। धूल भरी आंधियाँ भी चलती है ग्रीष्म ऋतु में। तो बेटा ये ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण देकर भारत के वैश्विक तापमान के प्रभाव समझाइए, इसके क्या कारण हैं। वैश्विक तापमान का मतलब होता है विश्व का जो तापमान बढ़ता जा रहा है। पिछले दशकों के दौरान नगरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। सौर ऊर्जा का लगभग 51% भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे इसका तापमान बढ़ जाता है। बाकी की सौर ऊर्जा वायुमंडल में परिवर्तित हो जाती है। यह एक निश्चित तापमान बनाए रखने में मदद करता है, परंतु बढ़ते प्रदूषण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग हरित गैसों द्वारा रोक लिया जाता है। इससे पृथ्वी के धरातल का तापमान बढ़ गया है। क्या बताया गया बेटा कि पिछले कुछ दशकों में नगरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नगरीकरण यानी कि गांव को शहरों में बदला जा रहा है। औद्योगिकरण, बहुत सारे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रदूषण हो रहा है। जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो हमें हर चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा होगी, गाड़ियों की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो उन सब चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। और सौर ऊर्जा का जो 50% भाग है वो पृथ्वी के धरातल पर अवशोषित हो जाती है, यानी कि पृथ्वी के धरातल उसे अवशोषित कर लेती है, और इतना भाग जरूरी है अवशोषित करना, जिससे इसका तापमान बढ़ जाता है। अगर 51% भाग भी पृथ्वी की धरातल अवशोषित नहीं करेगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। बाकी की सौर ऊर्जा वायुमंडल में परिवर्तित हो जाती है। यह एक निश्चित तापमान बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि गर्मी सर्दी हर चीज़ बनाए रखने में मदद करता है।
परंतु क्या है, बढ़ते प्रदूषण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग हरित गैसों द्वारा रोक लिया जाता है। हरित गैस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला गया है, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसके द्वारा हरित गैसों द्वारा रोक लिया जाता है ऊर्जा का कुछ भाग। इससे पृथ्वी के धरातल का तापमान बढ़ रहा है, और अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। आपको पता है कि ओजोन परत जो कि दक्षिणी ध्रुव के पास है उसमें छेद हो चुका है, और वो प्रदूषण के कारण ही हुआ है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, नगरीकरण औद्योगिकरण हो रहा है। तो बेटा हम सबको मिलकर प्रदूषण को रोकना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। नगरीकरण औद्योगिकरण को तो शायद हम एक हद तक नहीं रोक सकते, लेकिन हम पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों की कटाई रोक सकते हैं और जनसंख्या में वृद्धि को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बेटा तो ये था ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर। आपको अगर किसी भी आंसर में कुछ डाउट हो तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बेटा उसमें पूछिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं नए जो भी वीडियो डालती रहूं वो आपको मिल जाए। आगे मैं इस चैप्टर को समझाऊंगी, वो वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगी। तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास सारे वीडियो पहुंचते रहेंगे और आप इसे पढ़ के इसका लाभ उठाते रहो।